हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बोपचे सर और इंस्पायर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए पीएटी 2024 का केमिस्ट्री सिलेबस का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बेटा वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आयतनात्मक विश्लेषण के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया है इसका, और उसमें हमने बहुत सारा बेसिक और एडवांस लेवल पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? बेसिक और एडवांस लेवल पढ़ा है, जिसमें हमने पूरी पूरी यहाँ की बेसिक बातें इस चैप्टर से रिलेटेड की थी, संबंधित की थी। आज हम करने वाले हैं बेटा इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चनों के बारे में कुछ डिस्कस, कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चनों का पैटर्न होगा। तो हम देखने वाले हैं आज बेटा यहां पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो आते हैं जल्दी से और देखेंगे बेटा। सभी लोग ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। क्योंकि ये जो हम एक तैयार करके लेके आए आपके लिए मटेरियल, ये मटेरियल आपके लिए बहुत ज्यादा काम का है, इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो हमने मटेरियल लेके आया है क्वेश्चनों का, ये पूरा का पूरा 2024 के पीएटी को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है? यदि एक लवण के अणुभार तथा तुल्यांकी भार, क्या दिया है बेटा? अणुभार तथा तुल्यांकी भार का अनुपात क्या है? 2:1 है, तब इसकी कुल धनात्मक संयोजकता का मान कितना होगा? धनात्मक संयोजकता का मान कितना होगा? तो बेटा थोड़ा सा अपने आप में ध्यान से सोचिए कि हमने इसके पहले क्या तुल्यांकी भार के बारे में कुछ चर्चाएं की थी, क्या कुछ अध्ययन किया था, क्या कुछ पढ़ा था? अगर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखिए आपको ऑप्शन दिए 1 2 3 4। क्या पूछा बेटा? इसकी कुल धनात्मक संयोजकता का मान होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट। आइए तो यहां पर मैं आपको बताता हूं तुल्यांकी भार का एक सूत्र। तुल्यांकी भार बराबर होता है बेटा, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे कुल धनात्मक संयोजकता, धनात्मक संयोजकता, कुल धनात्मक संयोजकता। ये बेटा आपका क्या है? ये आपका है फार्मूला, सूत्र। अब यहां पर हमें क्या पूछा है? कुल धनात्मक संयोजकता का मान क्या होगा? तो बेटा इससे यहां ला लेते हैं, इसे यहां ले लेते हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो लिखते हैं कुल धनात्मक संयोजकता, कुल धनात्मक संयोजकता। ठीक है बेटा, कुल धनात्मक संयोजकता। तो कुल धनात्मक संयोजकता बराबर हो जाएगा अणुभार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, तुल्यांकी भार। यहां पर ये भाग का था, गुणे में ले गए, गुणे का था, भाग में लाए, तुल्यांकी भार। अब बेटा प्रश्न पर आइए। यदि एक लवण के अणुभार तथा तुल्यांकी भार का अनुपात, अणुभार कितना बोल रहा है बेटा? 2, तुल्यांकी भार कितना बोल रहा है? 1, अनुपात दिया है 2:1 लिख दिया मैंने, तब कुल धनात्मक संयोजकता का मान होगा। तो बेटा धनात्मक संयोजकता का मान, यही सूत्र यहां लगेगा, धनात्मक संयोजकता यहां लिखेंगे। तो 2 है ना, 2 मतलब 1 का पहाड़ा 2 आज तक पढ़ेंगे, 2 ही बार भाग जाएगा। तो आपकी कुल धनात्मक संयोजकता कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि यहां पर कुल धनात्मक संयोजकता बेटा कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं पीएटी 2024 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कि कैसे क्वेश्चंस का आपका पैटर्न हो सकता है। तो क्वेश्चन उसी टॉपिक पर आधारित है, तुल्यांकी भार पर। देखिएगा, यदि कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार m हो, क्या हो बेटा? m हो। यहां पर थोड़ा सा, हाँ यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ओके, यदि, हाँ लिख दिया, यदि कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार m हो, तब इसका तुल्यांकी भार होगा। ठीक है बेटा, तुल्यांकी भार होगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, का अणुभार दिया है m हो, तो इसका तुल्यांकी भार होगा। बेटा सूत्र फिर से वही है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बेटा? अणुभार, क्या होता है? अणुभार बटे क्या होगा नीचे? कुल धनात्मक संयोजकता, कुल
धनात्मक संयोजकता, कुल धनात्मक संयोजकता। अब बेटा ये कुल धनात्मक संयोजकता मैंने लिख दिया, अणुभार लिख दिया। तो अब आपको यहां ध्यान देना है, तुल्यांकी भार पूछा है, अणुभार दिया आपको m, और यहां कैल्शियम कार्बोनेट की कुल धनात्मक संयोजकता है ना, धनात्मक संयोजकता की बात करूं तो यहां पर इसकी होती है बेटा 2। कितनी होती है? +2 होती, पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 होती है, तो क्या आ गया आपका m/2। क्या आ गया तुल्यांकी भार बेटा? m/2। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है तुल्यांकी भार में m/2? क्योंकि अणुभार बटे कुल धनात्मक संयोजकता ही तुल्यांकी भार का सूत्र है बेटा। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो गया बेटा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है? तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपका दिख रहा है बेटा, यहां पर फर्स्ट ही ऑप्शन है m/2। ये दे रहा है m/2 है ना, ये है m/2, ये बेटा 2m है, दिख रहा होगा, ये m और ये 4m, ठीक है। तो ये आपका m/2 जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर नंबर पहला है ना, ए आपका आंसर हो जाएगा m/2। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, आगे आते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या दिया बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार x है। अणुभार क्या दे दिया बेटा? अणुभार x है, ठीक है, अणुभार क्या है? x है। तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार होगा, अणुभार x है, तुल्यांकी भार होगा। देखिएगा, फिर से वही बात है, कुछ नया नहीं है, पुराना ही है बेटा। अभी जो हमने किया था तुल्यांकी भार बराबर, हम अभी अभी हमने बताया आपको अणुभार बटे बेटा, अणुभार बटे कुल धनात्मक संयोजकता। ठीक है सर जी, कुल धनात्मक संयोजकता, कुल धनात्मक संयोजकता। अब बेटा कुल धनात्मक संयोजकता नीचे रहेगी, तो अणुभार आपको कितना दिया है? x दिया है। कुल धनात्मक संयोजकता की बात करूं यहां पर, तो MgOH होल कितना है बेटा? ट्वाइस है। तो आपको पता है OH माइनस की होती है 1, OH माइनस की, OH की होती है -1, तो 2 की -2, तो इसकी क्या होती बेटा? +2 होती कि नहीं होती? तो इसकी +2 होती, तो कुल धनात्मक संयोजकता कितनी हो गई? +2, यानी कि 2 हो गई। तो x/2, तुल्यांकी भार कितना आया बेटा? तुल्यांकी भार हो गया, तुल्यांकी भार हो गया आपका x/2, तो ये आपका तुल्यांकी भार हो गया x/2। तो क्या कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर मिल गया बेटा आपका, उत्तर नंबर बी आपका जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा x/2। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आ रहा है तो कमेंट में एस करके जरूर लिखे बेटा कि समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बन रहे हैं सारी चीजें। ठीक है बेटा, कमेंट्स करके लिखे तो हमें पता चलते रहेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं H3PO4। क्या है बेटा? H3PO4 का तुल्यांकी भार है। अब बेटा H3PO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो हम देखते हैं H3PO4 का तुल्यांकी भार होगा। तुल्यांकी भार बराबर बेटा अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर, फिर से लिखता हूं, ध्यान से दिख रहा है? हाँ, तुल्यांकी भार बराबर, ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर, तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा बेटा अणुभार बटे कुल धनात्मक संयोजकता, कुल धनात्मक संयोजकता, ये हो गया कुल धनात्मक संयोजकता। अब बेटा यहां ध्यान दो, तो बात करें H3PO4 की, तो PO4 है कि? हाँ PO4, तो यहां पर बेटा ये होता है 3-, तो ये हो जाएगा 3+, कितनी हो गई? 3+। पर पहले अणुभार तो निकालो, अणुभार दिया ही नहीं है, तो बेटा निकालते हैं। यहां पर ध्यान से देखेंगे, H3PO4 16 एक ऑक्सीजन का होता है बेटा, तो 16 × 4 इसका होता है बेटा फास्फोरस 15, और 15 दूनी 30 और 1 31, और यहां पर आ जाएंगे 3 × 1, 3 × 3 प्लस 31 बेटा, और यहां पर 16 64 जोड़ लीजिए, फटाक से जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा बेटा? 64 1 65, 65 और 30 है ना, 65 75 है ना, 65 और
30 बेटा यहां पर, और फिर 3 और भी जोड़ लेना है। तो टोटल जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा यहां पर देखिए 7 और 1 8, ठीक है बेटा, और 9, तो ये हो गया 98 आपका टोटल अणुभार। कितना आ गया? 98 बेटा। अब नीचे कुल धनात्मक सजगता मैंने अभी आपको यहां पर बता दिया कि कुल धनात्मक सजगता कितनी आई? 3 आई। तो +3 या 3 लिखो, भाग देंगे बेटा, तो जो आने वाला है आपका वही आपका तुल्यांकी भार होगा। क्या आएगा देखो तुल्यांकी भार? अब तो आपको भाग देते आ ही जाता है। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 3 बार गया, बच गया बेटा कितना? 8, ठीक है, 3 दूनी 6, बच गया कितना? 2, भाग नहीं जाता, दशमलव दशमलव की 0 है ना, 3 छक 18, 3 छक 18, बच गया कितना बेटा? फिर से 2, फिर से 0 लगाएंगे, 3 छक 18। ये क्या कोई ऑप्शन में है? क्या ये कोई ऑप्शन में दिख रहा है? 32.6666, क्या आपको कोई ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा 32.66। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पूरी बातें मैं आपको साथ में समझाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा हूं। एक एक एमसीक्यूज को बेटा मैंने बहुत अच्छे से तैयार करवा के आपको पूरा पिछले पेपरों का एनालिसिस किया हमने, और एनालिसिस करके ही क्वेश्चनों को तैयार किया है, और आपके सामने मैं क्वेश्चनों को रख रहा हूं। एक एक पैटर्न क्वेश्चनों का कैसे सॉल्व होगा, कैसे बनेगा, पूरी बातें पूरा 0 लेवल से क्वेश्चनों को समझा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जहां समझना आए तो बेटा कमेंट्स में जरूर लिखिए कि सर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, हम उसे और भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि हर वो बच्चे को समझ में आए क्वेश्चन जो बिल्कुल 0 से शुरू कर रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे की ओर बढ़ते हैं ध्यान में रखते हुए पीएटी सिलेबस को। बेटा यहां पर 5वां प्रश्न आपके सामने ले आया हूं मैं। यदि 25 मिली क्या बोल रहा बेटा? 25 मिलीलीटर के 0.25 मोलर NaCl विलयन को जल से तनु करने पर आयतन 500 मिली होता है, तो विलयन की नई सांद्रता है। ठीक है बेटा, तो बेटा प्रारंभिक सांद्रता क्या दी है? देखो प्रश्न में सबसे पहले प्रारंभिक सांद्रता को ध्यान में रख लो। प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है बेटा, प्रारंभिक कंसंट्रेशन। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? यदि 25 मिलीलीटर के 0.25 मोलर NaCl को जल से तनु करने पर आयतन 500 मिली होता है, तो विलयन की नई सांद्रता होगी। ठीक है बेटा, तो प्रारंभिक सांद्रता दी है आपको 25 है ना, 0.25 मोलर। ठीक है, और आयतन दिया हुआ है, प्रारंभिक आयतन दिया है बेटा आपको 25 ml, और अंतिम आयतन दिया है आपको 500 ml। अंतिम आयतन दिया है बेटा आपको 500 ml। कितना दिया है बेटा? 500 ml। करना कुछ नहीं है बेटा, एक सूत्र जो आपको पहले भी बताया मैंने, N1V1 = N2V2। ये सूत्र में आप देख रहे हैं N1 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, N2 क्या है? प्रारंभिक आयतन, V क्या है? सॉरी, N2 क्या है? अंतिम सांद्रता, और V2 क्या है? आपका अंतिम आयतन हो जाता है। ठीक है, पूरी बातें यहां पर ध्यान रखें। N1 प्रारंभिक सांद्रता, N2 अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, पूरी बातें लिख देते हैं। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ये क्या है बेटा? अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और बेटा V1 प्रारंभिक आयतन, और बेटा V2 अंतिम आयतन। क्या है? अंतिम आयतन है, अंतिम आयतन है। ठीक है, ये आपको मैंने क्वेश्चन लिख के पूरा तरीका बता दिया कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहां पर कुछ नहीं करना बेटा, आपको मान रखना है। तो देखिएगा, मान रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर प्रारंभिक सांद्रता जी है 0.25, आयतन दिया है बेटा 25 ml, लिख दिया मैंने, इजिकल टू करेंगे, बराबर करेंगे बेटा अंतिम सांद्रता हमको नहीं पता, बोल रहा है ना,
आयतन दिया है अंतिम विलयन की नई सांद्रता, तो नहीं पता है N2 का बारे में हमको, तो यहां लिख दिया हमने, और V2 पता है 500 ml दिया है अंतिम आयतन। ठीक है, अब क्या करना है, बस आगे देखो, तो यहां पर V2 को हमने N2 को निकालना है, तो N2 को जैसा का वैसा यहीं रखो और पूरी वैल्यू इधर ला लो। तो बेटा देखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई, ये हो गया इतना, और ये चला जाएगा गुणे का इधर भाग में, तो ये काम। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी बेटा आपको, क्या मैं कर रहा हूं, क्या मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर हमें प्रारंभिक अंतिम सांद्रता निकल कर आ जाएगी। प्रारंभिक सांद्रता आपके सामने दी है, तो अंतिम सांद्रता कैसे, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर देखो कई प्रकार से इसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका है आपका 5, देखो इसे क्या कर दो, है ना, 5 का 5 और यहां से काट दो बेटा, है ना, इसको लिख दो ऐसे। सबसे पहले तो इसे एक सरल फॉर्म में मैं लिख देता हूं, दिख रहा है बेटा नीचे, हाँ, तो यहां पर इसे बेटा एक सरल फॉर्म में अगर हम ले लें, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसे ले लेता हूं मैं 0.25 मल्टीप्लाई, ये आपका 25 रहेगा ही बेटा, यहां पर इसे 5 गुणित 100 लिख देते हैं, तो 500 ही होता है ना। इससे इसे हमने काट दिया कितने टाइम, 5 टाइम, कितने टाइम बेटा, 5 टाइम, इसे डिवाइड कर दिया। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा बेटा, है ना, 20 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 20 बार। ठीक है, देखो 5m 25 और 25 से आप अगर किसको काटते हैं 100 को, तो 5 दूनी 10 और ये 20 बार कट जाता है। अब क्या बचा है उसे ध्यान में देखना है, बचा क्या बेटा 0.25 और नीचे बचा है 20, कितना बचा है 20। अब इससे भाग दे दो यहां, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अब बेटा आपको पता है यहां आप अगर ऐसे इधर इसको कर लें, इसको इधर ले जा ले, तो क्या होगा, इसे आप 0 ऐसे भी रख सकते हैं, दशमलव भी, चलो करके बताता हूं, पूरा एक एक फॉर्म आपको यहां पर दिखाता हूं। 0.25 लिखा मैंने, 20 से आपको भाग देने बोल रहा है। ठीक है, 0 लगाए बेटा, तो ये दशमलव एक पॉइंट यहां खिसक जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत छोटी, थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। अब ये हो गया, यहां से दशमलव हटेगा, दशमलव यहां लगेगा। अब यहां लगेगा बेटा ये दशमलव, तो दशमलव यहां भी लगाते हैं हम, है ना, थोड़ा दिख रहा है, हाँ, यहां पर भी दशमलव अगर हम लगाते हैं बेटा, कहां पर, यहां पर भी दशमलव अगर हम लगाते हैं, तो भी अभी ये 2 है, ये 20 है, काम बनने वाला नहीं है। अब दशमलव 0 यहां लगाते हैं, तो दशमलव कहां लग जाएगा बेटा, यहां, यहां से दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहां से दशमलव को हटा दिया मैंने। ठीक है, अब दशमलव यहां से हट गया, अभी हो गया 25, तो कितने बार जाएगा बेटा, 20 का 20, 20 एक बार गया, 2 बार में तो 40 हो जाएगा, बच गया 5, कितना बच गया बेटा 5। अब 5 बचा, फिर से भाग नहीं जाता, एक 0 तो लगा ही सकते हैं, 20 दूनी 40, फिर से गया, कितना बच गया बेटा 10, 10 बचा। अब कितने बार, तो देखो फिर से एक 0 लगा लो, 20 पंचे 100। ठीक है, तो 0 दशमलव कितना आ गया बेटा, 0.0125। पूरी बात समझ में आई क्या, पूरी बात समझ में आई क्या, पूरा कैसे हल करते हैं, पूरी एक एक बातें मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैं प्रारंभिक काम करा रहा हूं, मैंने बोला कि मैं अभी आपको पूरा सिखा रहा हूं। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं, इसलिए टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगेगा ही। तो हमारा जो आंसर हो गया बेटा, वो क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा ये वाला। अब ये कहां है ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो ये 0.0125 मोलर, ये इसकी क्या हो गई, अंतिम सांद्रता हो गई, जब विलयन का आयतन कितना हो गया, 500 ml हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बेटा। 150 मिलीलीटर के 0.25 लीटर विलयन में कितने ग्राम HCl उपस्थित होगा, कितने ग्राम HCl उपस्थित होगा। तो आपको सबसे पहले तो मोलरता का मैंने एक सूत्र बताया था, उसे याद दिला दूं, फिर आगे की ओर बढ़ूंगा। मोलरता, ठीक है बेटा, मोलरता। अब इस मोलरता कैपिटल M से दर्शाते हैं, आपको पता है, इजिकल टू होता है विलय के मोलों की संख्या बटे, या फिर आपको सीधे सीधे बताऊं तो WB, हमने इसको पढ़ा था, WB
गुणित 1000 बटे MB गुणित, है ना, VmL में। ये हमने सूत्र पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, मोल रता बराबर। यहां बेटा ये क्या था, तो फिर से थोड़ा ध्यान दे, ये था बेटा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। WB था विलेय का द्रव्यमान, MB था बेटा विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान था, आणविक द्रव्यमान था। ठीक है बेटा। अब V क्या है, VmL में मतलब विलियन का लीटर में आयतन। क्या है बेटा, विलियन का लीटर में आयतन। किसमें बेटा, लीटर में आयतन। ठीक है, विलियन का लीटर में आयतन। ये बातें तो आपको, लीटर नहीं, ml लिखा है बेटा, तो ml में आयतन। किस में आयतन, ml में आयतन। ठीक है, विलियन का ml में आयतन। ठीक है, ml में आयतन। ठीक है, पूरी बातें दिख रही है बेटा। हाँ, अब क्या करेंगे सर, तो बस करना कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दो। 150 मिलीलीटर के 0.25 लीटर विलियन में। ठीक है, यहां पर बेटा ये क्या है, यहां पर मोलर भी आता है, यहां पर एक रॉन्ग है यहां पर टाइपिंग। ठीक है, थोड़ा यहां ध्यान देंगे। ठीक है बेटा, हाँ यहां थोड़ा ध्यान देंगे, यहां बेटा M भी आएगा, मोलर लीटर है M। तो ये विलियन की मोलर, 150 मिलीलीटर के 0.25 मोलर लीटर विलियन में, मोलर लीटर विलियन में कितने ग्राम HCl उपस्थित होगा। तो यहां पर मोलरता आपको पहले से दी होती है, ऑप्शन आपको दिख रहा है 2.84 ग्राम, फिर क्या है बेटा 3.65 ग्राम, 5.70 ग्राम और 8.50 ग्राम। ठीक है, अब बेटा करना क्या है, तो यहां पर देखो ये M यानी मोलरता दी हुई है 0.52 इजिकल टू, बढ़ते हैं आगे, W ग्राम में मात्रा। देखो क्या बोला है, कितने ग्राम उपस्थित है हमको नहीं पता, तो WB जैसा विलेय की मात्रा नहीं पता कितनी उपस्थित है, 1000 तो रहता ही है ml में। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन नहीं है, MB कैसे निकालें, तो देखो MB मतलब विलेय का HCl का निकलेगा बेटा, और इसका एक और इसका एक और इसका बेटा 35.5 प्लस 35.5 इजिकल टू इसका हो जाएगा 36.5। तो यहां लिख दिया 36.5 गुणित, आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां आएगा बेटा आपका 150 ml। ठीक है, ये ऊपर का 1000 दिख रहा है, ये 10 से 10 को काट दिया फटाक से। ठीक है, अब जो बचता है इसको पूरे को इधर ला लेते हैं बेटा, और हमें निकालना है WB मतलब विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार, इसे ही कहते हैं विलेय का भार भी कहते हैं बेटा। ठीक है, किसमें, ग्राम में निकालना है तो ग्राम में आई जाएगा। इसे यहीं रखो, पूरे को इस तरफ ला लो, तो सबसे पहले तो आपको 0.252 मिल रहा है, इसे लिख दो, फिर है 36.5 इसे लिख दो, फिर है 15 और बटे बेटा आपका हो जाएगा 100। अब इसे पूरा आप हल करना मैंने सिखाया है, कैसे बारी बारी से। हाँ, यहां दशमलव लगा है, ध्यान से देखिएगा, और यहां भी दशमलव लगा है, ये ध्यान से देखिएगा, और ये 15 है। पूरा आप गुणा करके भाग दे देंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल कर आएगी बेटा, वो होगी 2.84। अब ये सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए, थोड़े फास्ट सॉल्व कीजिएगा, अपने से हल करने की पूरी कोशिश कीजिए, आपसे भी बनेगा पूरा मान निकालते। ठीक है, तो WB विलेय का भार, किसका बेटा, विलेय का भार इतने ग्राम है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, इसका पूरा सॉल्व कीजिएगा, आपको इतना मिल जाएगा। तो यहां ऑप्शन आपका A नंबर का ऑप्शन है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बेटा, है ना, ये उत्तर है आपका A वाला। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका उत्तर है A। ठीक है, क्लियर है। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व किया हमने समझ में आ रहा है बेटा पूरा। हाँ, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं 63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है बेटा, ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है COOH। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल विलियन के साथ कितने लीटर N/10 विलियन बना सकते हैं। ठीक है, 63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल है, मतलब इसकी मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी, 63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल विलियन के साथ कितने लीटर N/10 विलियन बना सकते हैं।
तो नॉर्मलता वाला काम है बेटा। तो यहां आपने पढ़ा है पहले, नॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे मोलों की संख्या आएगा नॉर्मलता में कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, विलेय के मोलो नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा? क्या आएगा? विलेय के मोलो नहीं आता। क्या आता है? ध्यान से देखिए, क्या आता है? विलेय के मोलो नहीं आता, विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या, भारों की संख्या, ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, है ना। भारों की संख्या बटे क्या आएगा? विलियन का लीटर में आयतन। नॉर्मलता ज्ञात कर लो, आपको पता होगा, विलियन का लीटर में आयतन, ठीक है बेटा, लीटर में आयतन, ये आपका सूत्र था सामान्य। अब आपको बोला क्या है? 63 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल के विलियन के साथ कितने लीटर n/10 विलियन बना सकते हैं? कितने लीटर पूछा है, तो ml में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सूत्र था बेटा, विलेय के ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या बराबर था विलेय का भार मतलब WB अपान विलेय का तुल्यांक भार मतलब EB था गुणित V लीटर में, किसमें बेटा? लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। और नॉर्मलता आपको दी है, नॉर्मलता मतलब n होता है, तो ये दिया आपको 1/10, n की वैल्यू दी है n/10 मतलब 1/10। अब बेटा हल करते हैं, 1/10 इज इक्वल टू विलेय का भार, है ना, विलेय का भार है 63, तुल्यांक की भार बेटा आपको पता है क्या? नहीं पता तो निकालते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, तुल्यांक की भार यहां बताता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है ना, वैसे तो आ ही जाएगा बेटा, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो ध्यान से देखते हैं, थोड़ा अलग कलर कर लेते हैं। हाँ, यहां देखिएगा, तुल्यांक की भार किसका बता रहा हूं? ऑक्सैलिक अम्ल का। बेटा यहां पर सूत्र तो आपको पता है, ये C2O4 और H2 हो जाता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, C2H2O4, ये सूत्र है इसका ऑक्सैलिक अम्ल का, ये बनाया मैंने, देखिए 1 2 C2O4 और H2, ठीक है। पर यहां पर बेटा क्या होता है, 2H2O भी जुड़े होते हैं, तब ये क्या होता है, अपना पूरा फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में ये होता है, ऑक्सैलिक अम्ल के साथ 2 H2O के अणु भी होते हैं। अब बेटा यहां पर इसका होगा 12 दूनी 24, है ना, आपको पता है ना, एक कार्बन का 12 तो 12 दूनी 24 प्लस हाइड्रोजन का 2, है ना, और इसका बेटा 16 64, ठीक है, और इसका होता है बेटा 18, एक का तो 2 का 18 दूनी 36, टोटल इतना पूरे को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा? 126। ये क्या है बेटा? इसका टोटल अणुभार। क्या हो गया? टोटल अणुभार ऑक्सैलिक अम्ल का इस अवस्था में, ठीक है। वैसे ऑक्सैलिक अम्ल का अलग भी होता है, पर ये इस अवस्था में होता है कि ये जब भी क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय फॉर्म में होता है, अम्लीय फॉर्म में होता है क्योंकि अम्ल है, तो ये यहां पर क्या होता है, H2O के साथ कनेक्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये इतना इसका अणुभार हो जाता है। और इसकी क्षारकता कितनी हो जाती है? क्षारकता हो जाती है बेटा इसकी 2, तो 2 क्षारकता हो जाती, क्या होती है, अम्ल की क्षारकता 2 हो जाती है, तो इसको भाग दे देंगे, तो कितने बार बेटा, कितने बार जाएगा भाग? ध्यान से देखिए, है ना, तो भाग चले जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 दिख रहा है, ये 6 और 2 से कट जाएगा 3 बार, 63। कितना आ गया तुल्यांक की भार? 63 आ गया। तो यहां पर देखिएगा 63 को मैं यहां लिख दे रहा हूं, 63 गुणित बेटा यहां पर 1 और यहां आ जाएगा आपका 1 और विलियन का आयतन कितना दिया बेटा? कितना दिया है? विलियन का आयतन लीटर में, तो लीटर में कितना होगा हमको नहीं पता, 1 लीटर में बोल रहा है, तो लीटर में 1 ले लो, काट देंगे, 1 से 1 कट गया, कितना बचा? कितना बचा? वी लीटर में क्या बोल रहा है निकालने? विलियन बन सकता है, n/10 विलियन बन सकता है ना। अम्ल विलियन के साथ कितने लीटर, तो ये आपको लीटर में रह सका वैसा रहने देना है। अब आपको यहां पर भी वैल्यू कितनी आ गई? 1,
ये भी 1, ये V लीटर में। अब इन दो वैल्यू में देखिएगा, ध्यान से देखो बेटा। अब यहां पर आपको ये कहाँ है, भाग में, इस तरफ लाएंगे तो V लीटर काय में आएगा बेटा, गुणे में आ जाएगा। अब ये आ गया गुणे में, और ये कहाँ है, भाग में, तो ये इस तरफ कहाँ चले जाएगा बेटा, गुणे में, तो 10 आ गया यहां पर। तो ये क्या आ गया, V लीटर में कितना आ गया, 10। क्या कोई ऑप्शन आपके पास है 10 लीटर? हाँ, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सही सही, ये आपका उत्तर हो गया सही सही 10 लीटर। ठीक है बेटा, ये 10 आपका लीटर है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। कैसे आया, पूरी कहानी, पूरा हल मैंने आपको यहां बताया है ना, प्रश्न क्रमांक 7 का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं अगला प्रश्न। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है बेटा, यह एक कैसा होता है, यह एक द्विक्षारकीय क्या है, क्षारकीय अम्ल है, द्विक्षारकीय अम्ल, क्योंकि H2SO4 एक अम्ल है और कैसा है, द्विक्षारकीय है। क्यों, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो 2+ होता है ना, 2+, क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं, और SO4 जो होता है वो 2- होता है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पर क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर विलयन बराबर होता है क्या, 2N हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2N, क्योंकि इसकी क्षारीयता क्या है, द्विक्षारकीय अम्ल है, तो 2N, तो क्या 2N है, 2N विलयन के। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, उस घोल की मोललता क्या होगी, उस घोल की मोललता क्या होगी जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज अणुभार जिसका होता है 180, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है। ठीक है बेटा, क्या पूछ रहा है, मोललता, क्या पूछ रहा है, मोललता। तो मोललता होता है बेटा स्मॉल m, क्या होता है, स्मॉल m। क्या पढ़े थे इसमें बेटा सूत्र, WB/MB गुणित 1000, और यहां पढ़े थे WA किलोग्राम, सॉरी WA ग्राम में। ठीक है, यहां पढ़े थे, अगर ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 का गुणा होता है। ये आपका सूत्र था। ये सूत्र में बेटा ये क्या है, तो ये आपको मैंने पहले भी बताया है। ये क्या है, तो ये आपका है ये वाला बेटा विलेय का भार या द्रव्यमान। ये क्या है, तो ये विलेय का आणविक द्रव्यमान है। क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है। ठीक है बेटा, और ये क्या है, तो ये आपका है विलायक का भार या विलायक का द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। तो ये सारी कहानी आपको पता है पहले से। अब बेटा यहां पर पुनः आते हैं तो ध्यान से देखते हैं। अब मान रखते हैं, तो क्या पूछा आपको प्रश्न में, उस विलयन की मोललता क्या होगी, तो हमको तो ये पता ही करना है, m स्मॉल m मोललता ज्ञात करना है, जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज कितना है बेटा, 18 ग्राम, यानी ग्लूकोज का भार है 18 ग्राम। ठीक है, 1000 जैसा का वैसा रख दिया हमने, जैसा का वैसा। ठीक है, 1000 जैसा का वैसा, ये 3 जीरो है, लगा दिया। नीचे आते हैं बेटा, ध्यान से देखना, MB मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना दिया, अणुभार 180। ठीक है बेटा, कितना दिया, 180 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पर अब देखो विलायक का भार 500 ग्राम, 500 ग्राम विलायक का भार कितना है, 500 ग्राम। देखो बोला है ना 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घुला है, तो 500 ग्राम, ठीक है, ग्राम में होगा। तो ये हो गया आपका 1 जीरो से। अच्छा, काटेंगे अलग कलर से, मजा आएगा थोड़ा। हाँ, अलग कलर से करते हैं, थोड़ा और भी बेहतर लगेगा। ठीक है बेटा, हाँ, अब ये 1 जीरो से, अच्छा वही कलर आ रहा है बेटा, हाँ थोड़ा कलर चेंज करा जाए। हाँ, ये ओके ओके, चलिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब बेटा आपके पास बचा क्या, हाँ यहां पर 10 बचा, तो इस तरफ गुणा कर दो, 180 बटे 180। ठीक है बेटा, यहां कितना, यहां बचा, आप देखो 10 का गुणा तो यहां हो गया, तो यहां बचा 1 है ना, यहां बचा 1 और यहां बचा बेटा 5। 180 से 180 हो गया पूरा खत्म, और बचा आपका 1/5, और 1/5 मतलब 0.2। तो 0.2, तो यहां तक की कहानी तो पल्ले पड़ रही होगी बेटा आपके।
0.2, ये आपका आंसर तो पहले ही दिख रहा है फटाक से। तो ये आपका या तो 1/5 या फिर 0.2, जैसा ऑप्शन में होगा वैसे ही आपको मान रखना होगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला ही उत्तर हो जाएगा। तो ये था 9वां प्रश्न का हल। आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 10 ध्यान दीजिएगा। 0.1 क्या है बेटा? 0.1 HNO3 प्राप्त करने के लिए 0.1 n मतलब नार्मलता का, HNO3 यानी 0.1 सांद्रता भी बोल सकते हैं बेटा आपका। HNO3 प्राप्त करने के लिए 10 मिलीलीटर 10 नार्मलता वाला HNO3 में जल का कितना आयतन मिलाना आवश्यक है? तो आपको बेटा अभी मैंने बताया था N1V1 = N2V2, ठीक है, N2V2। क्या बोल रहा है प्रश्न? ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभिक सांद्रता क्या दिया? देखो बनाना क्या है? 0.1 नार्मलता का HNO3 प्राप्त करने के लिए, यानी हमें बनाना क्या है? 0.1 सांद्रता। सांद्रता हमें ये वाली लानी है, अंतिम सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता क्या है? 10 मिलीलीटर आयतन। तो आयतन दिया है बेटा 10 मिलीलीटर, ठीक है। और नार्मलता यानी सांद्रता क्या है? 10 नार्मलता या 10 सांद्रता भी बोल सकते वाला HNO3 में, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता है 10 नार्मलता और आयतन भी है 10 ml में जल का कितना, यानी जल का आयतन यहां पर कितना आयतन मिलाना पड़ेगा? तो पहले आयतन था बेटा 10, पहले आयतन था 10, तो और कितना आयतन मिलाना पड़ेगा, मतलब और कितना जल वहां पर डालना पड़ेगा? देखो पहले से जल तो डला है, तब आयतन था 10 ml। अब 10 ml से आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तब तो क्या होगा? कंसंट्रेशन 10 नार्मलता से 0.1 नार्मलता होगी। तो हमने क्या किया? जल और ज्यादा मात्रा में डाल दिया, जिससे कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, सांद्रता घट जाएगी। तो घटकर 10 से क्या करना है? 0.1 करना है। देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं, है ना। तो बेटा यहां देखो, सबसे पहले इसे यहां ला लो, तो ये आएगा 10 गुणित 10 और ये गुणे का आ गया भाग में 0.1, ठीक है। अब बेटा ये बचा है इधर 10 + v। अब आगे फिर से बढ़ते हैं, v को यहीं छोड़ो और उस तरफ बढ़ जाओ। तो इस तरफ आएंगे बेटा, तो क्या होगा? 10, हाँ इसका तो गुणा कर लो ना, पहले इसका तो गुणा कर लो, 100 हो गया ये, और 0.1 और गुणित सॉरी माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस का है माइनस में जाएगा, तो -10। अब बेटा यहाँ v = ऑप्शन देख लीजिएगा पहले, 10 मिलीलीटर, 990 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर और 1010 मिलीलीटर। ये आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या आएगा देखेंगे। अब बेटा यहां पर इसका भाग इसमें आप करके देखेंगे कितना आता है, 1000 बार जाएगा, ठीक है। 1000 - 10 करके देख लेना, इसका भाग इसमें देंगे, 1000 बार जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 990 ml, 990 ml आ जाएगा। तो क्या ऐसा कोई उत्तर है? ये ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका उत्तर है 990, ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपका आंसर है 990, ठीक। आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्या है अगला प्रश्न देखेंगे, तो यहां पर है सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान दिया है 142 के 71 नहीं दिया है, 7.1 दिया है। 7.1 ग्राम को जल में विलय कर कुल आयतन 100 ml कर लिया गया हो, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? तो मोलरता बराबर बेटा यहां ध्यान देंगे, मोलरता कैपिटल M होता है, पढ़ा है हमने। मोलेरिटी, इसका सूत्र आपको बताया था मैंने जब पढ़ाया था बेसिक, WB/MB। ये B क्या है? विलय, ये विलय का भार बटे विलय का आणविक द्रव्यमान गुणित यहां बेटा 1000 और यहां होता है बेटा V ml में, V मतलब विलियन का लीटर में आयतन। बात हमने पहले की थी मोललता और मोलरता, दोनों में डिफरेंस ये होता है, यहां विलियन का आयतन होता है और वहां विलायक का आयतन होता है, ठीक है बेटा। विलायक का आयतन नहीं, विलायक का भार, ठीक। अब यहां पर मोलरता क्या होगी? क्या बोला? सोडियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान दिया है, आणविक द्रव्यमान यानी ये क्या है बेटा? विलय है, विलय का आणविक द्रव्यमान इतना और के 7.1 ग्राम को जल में विलय कर कुल आयतन
100 ml कर लिया गया हो तो विलयन की मोलरता। तो बेटा क्लियर है पूरा प्रश्न, समझ में आ रहा है? हाँ, यहां ध्यान देंगे WB का मान दिया है 7.1, समझ गए, बटे MB का मान दिया है बेटा आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान 142। ठीक है, अब आपको अगर पूरा समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो पहले देखिए और भी क्लियरेशन आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब बेटा यहां तो 1000 है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर बेटा विलयन का आयतन दिया है 100। ठीक है, इससे इसे काट दो, इससे इसको काट दो, यहां कर दो, ये हो जाएगा 71, हो जाएगा कि नहीं, 10 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 142। अब क्या करेंगे, भाग दे दो, है ना, भाग किससे जाएगा, देखो कटता है क्या, 71 और इसको 71 से काटो तो 71 का पहाड़ा देखो, 71 एक 71, 7 एक 2 और यहाँ एक 2 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा बेटा, 2 बार। तो 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 मतलब 0.5, कितना बेटा 0.5। तो ये हो गई इसकी मोलरता। क्या है कोई ऑप्शन बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा 0.5 मोलर। ठीक है, आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या होने वाला है, समझ में आ रहा है पूरा, है ना, एक एक प्रश्न पर ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत ही आवश्यक है। पीएटी 2024 को ध्यान में रखते हुए पूरा क्वेश्चनों का पैटर्न तैयार किया गया बेटा, तो पूरा मन लगाकर समझिए। ठीक है, अब यहां पर आगे प्रश्न है आपका, सांद्रता को निरूपित करने वाली निम्न में से कौन सी विधि ताप से स्वतंत्र होती। बहुत ही सरल थ्योरेटिकल प्रश्न है, बहुत ही सरल और मजेदार। तो कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं होता, तो वो है बेटा मोललता। कौन है बेटा, मोललता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे देखेंगे तो 10 ग्राम विलेय को 90 ग्राम विलायक में घोला गया, इसका विलयन में सांद्रता प्रतिशत है। ऑप्शन है 0.01, 9, 10, 11.1। तो बेटा प्रतिशत सांद्रता मैंने आपको पढ़ाया है, प्रतिशत सांद्रता क्या है बेटा, प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन परसेंटेज, प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान या भार भी बोल सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणित बेटा हो जाता है 100। अब करना क्या है, विलेय का द्रव्यमान दिया है 10 ग्राम, विलयन का कितना बेटा, विलेय और विलायक दोनों मिला के विलयन होता है, तो 90 + 10 क्या हो जाएगा बेटा, 90 + 10 100, तो 10/100, 10/100 गुणित 100। तो क्या करेंगे, काट देंगे, यहां पे भी बेटा 100 आएगा, है ना, यहां पर भी 100 आएगा, हाँ ये 100 काट दिए, बचा कितना बेटा 10, कितना बचा 10। तो प्रतिशत सांद्रता कितनी हो गई, प्रतिशत सांद्रता कितनी हो गई, सांद्रता हो गई 10%। कितनी हो गई, 10%। क्या ऑप्शन है, हाँ सी, यह आपका उत्तर हो जाएगा 10%। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक एक प्रश्न विधिवत पूरे सूत्रों के साथ आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 क्या है, 0.2 नॉर्मलता या सांद्रता भी बोल सकते हैं वाला सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता ज्ञात, मोलरता होगी। तो बेटा यहां सूत्र होता है मोलरता M बराबर N/2, N मतलब नॉर्मलता बटे 2। ठीक है, 2 क्या है यहां पर, तो सोडियम कार्बोनेट के धनायनों की संख्या है। ठीक है, इसके धनायनों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, तो यहां पर बेटा M बराबर इसकी मान दिया है, कैसा है कंसंट्रेशन इसका 0.2, 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, कर लो बेटा, 0.2, 2 से भाग देंगे, ये बड़ा है ये छोटा है, भाग जाएगा बिल्कुल नहीं, 0 दशमलव किए, दशमलव आ गया यहां आ गया। अब कितने बार, ये बन गया 2, तो 2 एका 2, खट गया, खत्म काम। तो 0.1 है ना, 0.1 M, ये इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। क्या है ऑप्शन ए, ये ए वाला ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, मोलरता बराबर N बटे सांद्रता बटे धनायनों की संख्या, है ना, तो यहां पर आपको मिल गई कितनी, 2। ठीक है, तो 2 क्यों, क्योंकि सोडियम की क्या होती, +1, 2 है तो +2। ठीक है, हाँ आगे
आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ग्लूकोज के एक जली विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज के एक जली विलयन की सांद्रता 10% है। कितनी बेटा? 10% है। वह आयतन जिसमें इसका 1 ग्राम मोल घुला है वह होगी। ठीक है, ग्लूकोज के एक विलयन की सांद्रता। ठीक है बेटा, क्या दी है? ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता कितनी दी है? ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता, ग्लूकोज के विलयन की सांद्रता, ठीक है बेटा, सांद्रता कितनी दे दी? सांद्रता, तो सांद्रता दी है बेटा 10%। अब 10% का क्या मतलब है? तो ग्लूकोज के 10% का मतलब यह है, अर्थात आपको बता दूं तो इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज जो होगा बेटा वो कितने में? 100 सीसी, सीसी मतलब घन सेंटीमीटर, ठीक है, विलयन में घुला है, ये इसका मतलब है। मतलब विलयन का टोटल आयतन है 100 घन सेंटीमीटर, क्योंकि 10% यानी 10 ग्राम ये है और 90 ग्राम कोई दूसरी चीजें यानी जल हो सकता है और उसमें ये मिला हुआ है। अब क्या पूछा? वह आयतन जिसमें इसका 1 ग्राम मोल घुला हो। तो बेटा सबसे पहले तो यहां ध्यान दे, 10 ग्राम ग्लूकोज में मोल, 10 ग्राम ग्लूकोज में मोल, कितने मोल होंगे 10 ग्राम ग्लूकोज में? तो बेटा मोल बराबर, सूत्र आपको पहले भी पता है, N बराबर W/M, W मतलब ग्राम बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में उसी की मात्रा बटे उसी का आणविक द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का मात्रा कितनी है बेटा? यहां पर मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा है 10 ग्राम, ठीक है, और इसका अणुभार होता है 180, तो इतने मोल यहां पर हो जाएंगे। अब क्या है प्रश्न पर ध्यान देते हुए आगे, हाँ जी, 10/180 मोल ग्लूकोज उपस्थित है, कितने में उपस्थित है? तब तो निकालेंगे हम कि 1 ग्राम मोल कहां घुला है, ठीक है। तो 10/180 मोल ग्लूकोज उपस्थित है, कितने विलयन में बेटा? 100 सीसी, 100 सीसी मतलब 100 ml, 100 ml, ध्यान दीजिएगा 100 ml, 100 ml मतलब अगर इसको ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर में बेटा कितने लीटर में? तो 100/1000, 1000 मतलब 0 से 0, 0 से 0, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.1 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो अब हमें क्या करना है? तब 1 ग्राम मोल ग्लूकोज, 1 ग्राम मोल ग्लूकोज, 1 ग्राम मोल ग्लूकोज क्या है बेटा? 1 ग्राम मोल ग्लूकोज घुला होगा, कितने में? तो देखिएगा कितना है बेटा? 180, इसका आणविक द्रव्यमान 0.1, इसकी मात्रा में घुला था, और ये 10 काटेंगे तो 1 0 से 1 0, और इसमें इसका भाग दे देंगे 1.8, कितने ग्राम? 1.1 ग्राम मोल ग्लूकोज घुला होगा, कितने में बेटा? 1.8 लीटर। आपका उत्तर है क्या कोई ऐसा? हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजे के साथ, बहुत ही पूरे लेवल के साथ, पूरा ध्यान रखते हुए, पूरे सरल विधि के साथ मैं आपको एक एक बातें समझा रहा हूं बेटा। ठीक है, जहां समझना है वहां बिल्कुल कमेंट करें और बोले कि सर ये हमें क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर कर दीजिए। ठीक है, और भी हम उसे पूरा जीरो लेवल पर लेके आपके लिए तैयार कर देंगे। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध जल की मोलरता होगी। ठीक है बेटा, यहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, शुद्ध जल की मोलरता होगी। तो शुद्ध जल की मोलरता निकालनी है हमें। तो शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल का सबसे पहले देखो मोलरता बराबर क्या होता है। ठीक है, आते हैं बेटा थोड़ा। तो मोलरता बराबर, अभी मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूं पूरी बातें। मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या होता है? मोल बटे वी, यानी कि आयतन लीटर में। ठीक है, विलियन का आयतन लीटर में, यही सूत्र है, विलियन का आयतन लीटर में। तो इसके मोल कितने? मोल निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? मोल निकालने के लिए
द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यही होता है। तो द्रव्यमान कितना है बेटा, नहीं दिया है, तो मान लो 1000 है ना, 1 लीटर मानना पड़ेगा ना। तो द्रव्यमान नहीं दिया है यहाँ पर जल का, तो अभी सबसे पहले निकालते हैं बेटा मोल। क्या निकालेंगे, मोल। मोल निकालने के लिए लीटर में 1 लीटर विलियन हमने ले लिया, और इसका आणविक द्रव्यमान होता है बेटा 18, ठीक है। m का मान 18 और इसका मान ले लिया 1 लीटर, ठीक है। अब ले लिया बेटा 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml, 18 से काट देंगे, कितना आएगा बेटा 55.5, कितना आएगा 55.55, ठीक है। अब ये आ गया मोलों की संख्या। अब लीटर में विलियन कितना है, 1 लीटर माने हैं, तो अब निकालते हैं मोल रता। क्या निकालेंगे बेटा, मोल रता। मोल रता m बराबर हो जाएगा यहां पर, है ना, मोल कितने आ गए 55.55 बटे 1, तो कितना आ गया 55.55, या इसे लिख सकते हैं बेटा 55.6। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर में ऐसा कोई ऑप्शन है जो ऐसे दिख रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, पूरी बातें बता रहा हूं, एक एक बातें आपको समझा रहा हूं, कैसे क्या क्यों, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थान पर जल का क्वथनांक घट जाता है, मतलब जल जल्दी गर्म होने लगता है, क्यों। तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी ऊंचे स्थान पर जाते तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती, क्यों, क्योंकि दाब कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है, वायुमंडलीय ताप कम हो जाता है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ये बेटा आंसर लग रहा है अपने, और भी पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब उच्च हो जाता है, नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, गलत। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, थ्योरेटिकल है भी, निम्नलिखित में से कौन सा ताप बढ़ने पर बदलता है। देखो अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था कि ताप पर निर्भर नहीं करता, तो वो था मोललता, ये निर्भर नहीं करता। तो ताप पे निर्भर कौन करता है, ताप पर डिपेंड कौन करता है, तो ताप पर डिपेंड होता है बेटा मोलरता, ये डिपेंड करता है। तो क्या ऐसा है ऑप्शन में, हाँ, मोललता नहीं, मोलरता, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ाने पर ये घटता है, ठीक है। आगे आते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। फास्फोरिक अम्ल H3PO3, ठीक है, के 0. क्या बेटा 0. ठीक है, तो 0.1 मोल, ठीक है, 1 मोल जलीय विलयन, क्या ये मोल है, ठीक है, मोल रता। जलीय विलयन के 20 ml, कितना है बेटा 20 ml, ठीक है, कितना दिया है 20 ml, ठीक है। 20 ml को पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए, उदासीन कैसे करते हैं, जितना प्लस उतना माइनस, मतलब ये क्या है बेटा अम्ल है, तो अम्ल में क्या मिला देंगे, क्षार, तो क्या हो जाएगा उदासीन, को उदासीन करने के लिए 0.1, कितना बेटा 0.1, है ना। दूसरी बात इधर करता हूं, 0.1 मोलरता का, ठीक है, मोलरता का के विलयन का KOH कितना लगेगा, KOH की जो आवश्यक मात्रा होगी वो क्या होगी। तो ध्यान से देखना है बेटा, समझते हैं। यहां पर देखिएगा, बराबर करता हूं, फिर आगे की ओर बढ़ता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। H3PO4 की क्षारकता, अम्ल है तो क्या होगी बेटा, इसकी क्षारकता कितनी होती है, 2 होगी। क्यों होगी, 2 होगी कि 3 होगी, 2 होगी, ठीक है। H3PO4 है ना, PO3 के 0.1 मोल, है ना, इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। 2 होगी तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 0.2, है ना, 0.2, ठीक है। देखते हैं, अभी करते हैं आगे। तो बेटा यहां पर फास्फोरिक अम्ल H3PO4 के 0.1 मोल जलीय विलयन के 20 ml विलयन को पूर्ण रूप से उदासीन करने के लिए 0.1 मोल जलीय विलयन KOH की जो मात्रा होगी वो है, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्षारकता इसकी द्विक्षारी है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2। तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, ये 1 के जगह यहां पर इसकी 0.2 N, इसकी क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 0.2, और ये हो जाएगा H3PO4, सॉरी PO3, H3PO3। अब बेटा यहां पर ध्यान देंगे हम एक सूत्र की ओर, एक सूत्र पर आते हैं, जो सूत्र आपने पहले पढ़ा है। सूत्र क्या है,
N1 है ना, दिख रहा है बेटा, क्लियर? हाँ, थोड़ा ध्यान देंगे, हाँ कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ यहां पर ध्यान दें, यहां पर ध्यान दें, ठीक है। यहां ध्यान दें, N1 क्या है बेटा, N1 V1 N2 V2, ये आपका सूत्र आपने देखा था। अब बेटा यहां पर प्रारंभिक सांद्रता जो है फास्फोरिक अम्ल की वो कितनी है, कितनी है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता ये हो जाएगी, ये तो इसकी मोलरता दी है, ये सांद्रता है 0.2, और इसका आयतन कितना दिया है बेटा, प्रारंभिक आयतन 20 ml। इधर आते हैं तो यहां पर जो हमें अंतिम जो पदार्थ दे रहा है उदासीन करने के लिए, उसकी सांद्रता है 0.1, और इसकी बीटा क्षारकता भी एक ही होती है क्योंकि 1+ होता है। ये यहां पर जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाँ KOH, तो यहां पर देखें इनटू V2 की बात करूं तो V2 का आयतन हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, V2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब V2 को वहीं रखेंगे और इसको इस तरफ ला लेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा 0, यहां पर 0.2 गुणित 20 बटे 0.1, 0.1। अब बेटा इससे इसे भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, कितने बार, 2 बार, और 2 में 20 का गुणा कर देंगे तो 40 आ जाएगा। तो आयतन कितना हो गया बेटा, 40 मिलीलीटर, सॉरी मिलीलीटर, हाँ ml, ठीक है 40 ml, ठीक है 40 ml, ये आपका उत्तर हो गया। तो आंसर आपका आ जाएगा बी, ठीक है, बी नहीं सी, आंसर आपका हो जाएगा बेटा सी, ये आपका 40 ml आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन होने वाला है कुछ विशेष, थोड़ा अलग, मजेदार, ठीक है। यूरिया के एक विलियन के 100 ml मिलीलीटर में यूरिया के 6.02 गुणित 10 पे 20 की घात अणु है, इस यूरिया विलयन की सांद्रता है। अब बेटा सांद्रता निकालना है, क्या निकालना है, सांद्रता, ठीक है। सांद्रता मतलब मोलरता भी बोल सकते हैं, मोलरता मतलब मोल बटे V ml में, मतलब विलियन का आयतन ml में, सॉरी लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में, ठीक है, विलियन का आयतन लीटर में आपको निकालना है, तो लीटर में, ठीक है, लीटर में ये आपको करना है, ठीक है बेटा। तो मोल निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो अणु की संख्या दी है, अणु की संख्या में ये अवोगाद्रो स्थिरांक का भाग दे देंगे तो मोल निकल जाएगा। तो मोल निकालते हैं सबसे पहले n मतलब बेटा मोल, और मोल निकालने के लिए अणु की संख्या मतलब 6.02 गुणित 10 पे 20 की घात में भाग दे देंगे, 6.02 गुणित 10 पे 23 की घात का भाग दे देंगे। तो ये कट गया, यहां भी कटेगा बेटा, इससे ये घातें कट जाएगी, पर यहां बचेगा आपको 10 पे -3 की घात बच जाएगा, क्योंकि ये 20 है, ये 23 है, 23 नीचे बचा, 10 पे 3 की घात तो ऊपर ले जाएंगे, 10 पे -3 की घात हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आया, ये क्या आ गया, मोल। अब क्या बोल रहा है बेटा, विलियन की सांद्रता है, विलियन की सांद्रता है। तो यूरिया के एक विलियन 100 ml, आयतन कितना दिया है 100 ml विलियन में यूरिया के इतने अणु उपस्थित है, इस यूरिया विलियन की सांद्रता होगी। तो आयतन दिया है विलियन का ml में, किसमें दे दिया बेटा, ml में। तो ml में दिया है तो यहां पर भी 1000 का गुणा करना पड़ेगा, लीटर में ऐसा होगा, ml में देखो। तो अब मोलरता निकालनी है, तो देखिएगा मोलरता मतलब सांद्रता, क्या बेटा, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता निकालते हैं। तो यहां पर देखें, ये हो गया आपका 10 पे -3, ठीक है, बटे 100, यहां अगर लिखते हैं ml में तो यहां गुणा करना पड़ेगा 1000 का, कितने का बेटा, 1000 का गुणा। तो अब उत्तर क्या आएगा, तो ध्यान से देखना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया बेटा, 10। अब ये है क्या, समझो ऊपर वाला है 1/1000 है, ये कितना है, 1/1000 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और 1/1000 है, तो यहां पर बचा कितना बेटा, 10, ऊपर में कितना बचा है, 10। तो अब 10, तो फिर से तो बेटा वही बात है ना, 0 से 0 कट गया, अब बचा कितना, 1/100, और 1/100 मतलब 1 में 100 का भाग देना है, भाग देंगे तो भाग तो शुरू में नहीं जा पाएगा, क्यों, छोटा है बड़ा है, 0 दशमलव की शून्य अभी भी छोटा है, तो 0, फिर से हो गया 100, कितना हो गया, 100 हो गया, तो एक बार जाएगा, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है 0.01, हाँ ये आपका आंसर है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बेटा। पूरी प्रोसेस, पूरा तरीका एक बिल्कुल सिंपल वे में आपके सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है।
अब हमारे ये पूरे प्रश्न जो अभी हमने पढ़ाया आपको, ऐसे ही पूरे चैप्टर नंबर 4 तक बेटा हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। और भी पीएटी के आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आपको फ्री में अवेलेबल होंगे, फ्री में मिलेंगे, वो भी हमारे इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर। तो कृपया करके अपने दोस्त, जो आपके दोस्त हैं, जो 2024 की पीएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, क्योंकि वीडियो आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप भी देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर अच्छा लगता है, बहुत पसंद आपको आता है वीडियो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। अगले दिन देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में क्या है, और भी बहुत सारी चीजें। वहां भी हम पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा सिलेबस करेंगे, वो भी हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में। तो देखिए बेटा, आगे हमारे साथ बने रहिए, चलते हैं आगे की ओर अगले दिन। ठीक है बेटा, आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।